हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एसिड और बेस की प्रॉपर्टी से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर से जोड़ देना चाहता हूं। पिछले वाले लेक्चर में हमने एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। वहां आपको एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई थी। वहां आपको बताया गया था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट सावर होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, जिसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो कोरोसिव नेचर का होता है। दैट मीन्स कि वो स्मूथ सरफेस को रफ में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर हम एसिड को बेस से रिएक्ट कराएं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसके बाद साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर हम मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। मेटल का ऑक्साइड आपको एक्सप्लेन किया गया था कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, इसलिए अगर हम मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड को ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर अगेन बनता है। मेटल के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो फिर वहां सॉल्ट बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। जिस तरीके से हमने एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन लिया, ठीक उसी तरीके से हम यहां इस सेक्शन में बेस की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका एक्सप्लेनेशन लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बेस की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज के साथ। तो बेस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया जाए तो आपको पीछे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। बात अगर इसके लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन की जाए तो आपको पीछे एक्सप्लेन किया गया है कि बेस रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बात अगर इसके टच करने के बाद फील की जाए तो इसके टच को हम सोपी टच या सोपी फील कहते हैं। यानी अगर हम इसे टच करते हैं तो यह साबुन की तरह चिकना दिखाई देता है। यानी एक्सप्लेन करता है ये प्रॉपर्टी कि जितने भी सोप होते हैं उनमें जनरली बेसेस का ही यूज होता है। अलग अलग सोप में अलग अलग बेसेस यूज किए जाते हैं। यानी जितने भी सोप हैं वो बेसिक नेचर के होंगे। बात अगर इसके फेनोल्फथलीन के साथ ट्रीटमेंट की जाए तो फेनोल्फथलीन के साथ ट्रीट करने पर यह पिंक कलर का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो एसिड की ही तरह अगर बेस को भी वाटर में ऐड किया जाए, मिक्स किया जाए, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस बेस के अंदर मौजूद बॉन्ड को डिसोसिएट करता है और आयंस का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से एक आयन श्योरली हाइड्रोक्साइड आयन होगा। और चूंकि फ्री आयंस बनते हैं इसलिए एसिड की ही तरह फ्री आयंस फॉर्म करने की वजह से बेसेस का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कुल मिलाकर के जो बेसिस की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसका टच लेते हैं। अगर बात टेस्ट की करें तो यह बिटर टेस्ट का होगा, टच करने पर सोपी फील देगा। रेड लिटमस पेपर को या रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। फेनोल्फथलीन के कलर को
पिंक में बदलेगा। और अगर हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो एसिड की ही तरह ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, इसके आयंस फ्री होंगे, और जब आयंस फ्री होंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी बेस का एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये तो इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर बात इसके केमिकल प्रॉपर्टी की करें तो यानी ये किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाता है उसका डिस्कशन करते हैं हम। आइए लिया जाए एक एक टॉपिक को। बात अगर हम बेस को रिएक्ट कराने की करें तो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं हम एसिड के साथ, यानी बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो पीछे आपने पढ़ा है एसिड के कैरेक्टरिस्टिक में कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो प्रोसेस को, रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण दो सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर। बेस में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन और एसिड का मौजूद हाइड्रोजन आयन कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो जब बेस का हाइड्रोक्साइड आयन और एसिड का हाइड्रोजन आयन वाटर का फॉर्मेशन करेगा तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी जब भी एसिड एक बेस से रिएक्ट किया जाए या फिर बेस को एक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो बेस का हाइड्रोक्साइड आयन एसिड के H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि बेस एसिड से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है। जब ये HCl से रिएक्ट करेगा जो कि एक एसिड है, क्योंकि इसके अंदर H+ आयन है तो इसका OH इसके H के साथ रिएक्ट करके और फॉर्म करेगा H2O, जबकि NaOH में मौजूद Na+ आयन और Cl- आयन HCl का रिएक्ट करके कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको कि हम सॉल्ट कहते हैं या टेबल सॉल्ट भी इसे कहा जाता है, कॉमन साल्ट भी कहते हैं इसे हम। तो कुल मिलाकर के जब भी एक बेस किसी एसिड के साथ, पहली प्रॉपर्टी हो गई बेस की कि जब भी हम बेस को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यही कैरेक्टरिस्टिक एसिड के साथ भी था। जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते थे तो न्यूट्रलाइजेशन होता था, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता था। तो ये जो प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है क्योंकि हम इसमें एसिड को बेस से और बेस को एसिड से ट्रीट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी मेटल्स के साथ रिएक्शन की। आइए देखते हैं मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा बेस तो क्या फॉर्म करता है। अगर बात की जाए कि बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो जनरली जिस तरीके से एसिड हर एक मेटल के साथ जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन की अपेक्षा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, उनसे रिएक्ट करने के बाद साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर से ध्यान देंगे, एसिड मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं उनसे रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे आने वाले मेटल्स एसिड से कोई रिएक्शन शो नहीं करते, इसीलिए उनको नोबल मेटल कहते हैं। ठीक उसी तरीके से बेसेस भी कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के साथ रिएक्ट करके और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा वर्सिटैलिटी
एसिड के साथ है उतनी ज्यादा वर्सिटैलिटी बेस के साथ नहीं है। यानी एसिड मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जबकि बेस कुछ टिपिकल मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करता है। आइए लेते हैं एग्जांपल हम। अगर जिंक को, जो कि एक मेटल है, रिएक्ट कराया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, यानी जिंक मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो फॉर्म करता है हमारा Na2ZnO2। ये एक सॉल्ट है, नाम है इस सॉल्ट का सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ ये बनाता है हाइड्रोजन गैस। यानी क्लियर है इस रिएक्शन को देखने से कि मेटल जब बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। तो अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी एल्यूमिनियम हमारा मेटल है जबकि NaOH हमारा बेस है, तो फॉर्म करेगा हमारा कंपाउंड NaAlO2। नाम होगा इसका सोडियम एल्यूमिनेट, और ये सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट होगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। यानी ये दोनों रिएक्शंस एक्सप्लेन करते हैं कि मेटल को जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, चाहे वो जिंक हो या फिर एल्यूमिनियम हो। अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल का बिहेवियर बेस के साथ अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। कुछ ऐसे भी मेटल्स हो सकते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन ना करें, लेकिन जो भी रिएक्शन करेंगे मेटल्स, वो निश्चित रूप से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल के साथ बेस का रिएक्शन। आइए देखते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी को। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। यानी अगर बेस को नॉन मेटल्स का ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए तब क्या बनेगा। तो पिछले सेक्शन में, यानी एसिड की प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में, हमें बताया गया है आपको कि अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड लेते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल Na2O बेसिक नेचर का ऑक्साइड है, K2O बेसिक नेचर का ऑक्साइड है, MgO बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। जितने भी ऑक्साइड्स होंगे मेटल के, वो सारे बेसिक नेचर के होंगे। लेकिन अगर हम नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लेते हैं तो ठीक उल्टा, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। जैसे बात अगर सल्फर डाइऑक्साइड की करें तो ये एसिडिक नेचर का होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड की करें एसिडिक नेचर का होगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की बात करें एसिडिक नेचर का होगा। यानी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे, जबकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। तो अब अगर हम बेस को नॉन मेटल के ऑक्साइड, दैट मीन्स कि एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें पता है कि बेस जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो फॉर्म करेगा हमारा सॉल्ट और फिर फॉर्म करेगा वाटर। आइए इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, अगर रिएक्ट कराया जाए इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो फिर फॉर्म करेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और प्लस फॉर्म करेगा वाटर। यानी यह रिएक्शन इंडिकेट करता है कि बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यह रिएक्शन बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म कर रहा है सॉल्ट और वाटर। यह इंडिकेट करता है रिएक्शन कि नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे बेसिक एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि बेस से इनको जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां मैं एक बात आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर एक नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का हो। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हो सकते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हो। एम्फोटेरिक पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो एसिडिक एज वेल एज बेस दोनों की तरफ बिहेव करता है, उसको एम्फोटेरिक कहेंगे। यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव करे वो हमारा एम्फोटेरिक है। तो कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लीजिए Al2O3, ये एक एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा और हर एक नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा। हो सकता है कि ये मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के भी हों। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम एक मेटल है लेकिन इसका ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो कुल मिलाकर के मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जब रिस्पेक्टिवली एसिड या बेस के साथ ट्रीट कराते हैं तो फिर साल्ट और वाटर बनाता है, जो इंडिकेट करता है कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है जबकि जनरली नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। आइए देखते हैं हम अपने अगले प्रॉपर्टी को। यहां हमने पढ़ा कि बेस बिटर टेस्ट का होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, इसके अलावा कोरोसिव नेचर का होगा यानी स्किन में इरिटेशन क्रिएट करेगा, इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन इसका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा कि सोपी टच का होगा, अगर इसे एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। अगर इसको हम नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो फिर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। यहां आपको मैं बताऊं कि मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है लेकिन बेस रिएक्ट नहीं करता। यानी मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ बेसेस का कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि एसिड्स रिएक्ट करके साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये डिफरेंस था एक केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड और बेस की। आइए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल नॉलेज की चीजें हैं जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड से रिलेटेड कुछ टिपिकल नॉलेज की। जैसे पहला है हमारा हैंडलिंग फूड स्टफ इन हाउस होल्ड। आइए, घरों में कुछ ऐसे बर्तन भी हो सकते हैं जो मेटल से मिलके बने हो, और आपको अभी बताया गया कि मेटल के साथ जब भी रिएक्ट कराएंगे एसिड को तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा।
यानी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करने पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। यानी हमारे घरों के अंदर अगर कोई बर्तन मेटल का बना हुआ है तो उसके अंदर एसिडिक सब्सटेंसेस को रखना नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमारे पास जिंक का बर्तन हो तो उसके अंदर दही रखने से, कर्ड को रखने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दही एसिडिक नेचर का होगा, लैक्टिक एसिड उसके अंदर होगा, और जैसे ही उसको हम जिंक के अंदर रखेंगे वो लैक्टिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये साल्ट पॉइजनस नेचर का भी हो सकता है। इसलिए इस फीचर को ध्यान में रखते हुए हमें जब भी घरों में एसिडिक सब्सटेंसेस को स्टोर करना चाहिए तो उसके लिए हम या तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन का यूज करना चाहिए या फिर ऐसे बर्तनों का, मेटल के ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके ऊपर स्टील की एक लेयरिंग की गई हो, कलई चढ़ाई गई हो। अगर स्टील की लेयरिंग नहीं की गई है, कलई नहीं चढ़ाई गई है, तो मेटल के बर्तन के अंदर एसिडिक सब्सटेंसेस को रखने से बचना चाहिए। नींबू के रस को, सिरके को, मौसम्मी के रस को, संतरे के रस को, ये जितनी भी खाने वाली चीजें हैं, एडिबल चीजें हैं, इनको घरों के अंदर मेटल से बने हुए बर्तनों में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब एसिडिक नेचर के हैं और जैसे ही ये एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा मेटल से तो पॉइजनस नेचर का सॉल्ट क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इनको जब भी स्टोर करिए, ग्लास के बने हुए बर्तन में स्टोर करिए, प्लास्टिक के बने हुए बर्तन में स्टोर करिए, या फिर स्टेनलेस स्टील के बने हुए बर्तन में स्टोर करिए, या फिर अगर मेटल का ही आपके पास बर्तन है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर स्टील की कलई की गई हो, स्टील की लेयरिंग की गई हो, तब उसके अंदर स्टोर करिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि हम जब भी फूड स्टफ को घरों में स्टोर करेंगे, हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मेटल से बना हुआ बर्तन, यूटेंसिल्स नहीं होने चाहिए। आइए दूसरे हम इसके साथ के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। सवाल है हमारा कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। यानी पिछले वाले सेक्शन में भी इसको डिस्कस किया गया था कि जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमन है। तो आपको आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देंगे उनको हम एसिड कहेंगे। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन एक्वस का फॉर्मेशन करे उसे हम एसिड कहेंगे। तो जितने भी एसिड्स होंगे उन सब के अंदर H+ आयन एक्वस होगा। तो जब H+ आयन एक्वस होगा इसका मतलब कि कॉमन चीज क्या है सभी एसिड्स में? तो सभी एसिड्स में कॉमन है H+ आयन। एक बात और इंपॉर्टेंट है यहां जो आपको नोट करनी है कि H+ आयन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए होता यह है कि ये H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और H3O+ आयन का फॉर्मेशन करता है, जिसको कि हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यानी सवाल है अगर पूछा गया कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, दैट मीन्स कि ऑल एसिड्स कंटेन H+ आयन एक्वस और H3O+ आयन, यानी सभी एसिड्स के अंदर H+ आयन एक्वस होगा या फिर हाइड्रोनियम आयन होगा। तो अगर आप इस प्रोसेस को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl + H2O एरो H3O+ आयन एंड प्लस Cl- आयन एक्वस। ध्यान रखेंगे कि अगर हम H+ आयन लिखते हैं तो एक्वस लिखेंगे, लेकिन अगर H3O+ आयन लिखते हैं तो जरूरी नहीं है आप एक्वस लिखें ना भी लिखें। एक्वस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर H+ आयन लिखते हैं तो श्योरली वहां आपको एक्वस लिखना होगा। एक्वस का मतलब हो गया कि वाटर के अंदर H+ आयन प्रेजेंट है, जबकि यहां ऑलरेडी वाटर के साथ H+ आयन ने रिएक्ट करके H3O+ आयन बनाया है, इसलिए आप यहां सीधे H3O+ आयन भी लिख सकते हैं।
अगर H3O प्लस आयन एक्वस लिखते हैं तो फार बेटर, नहीं भी लिखते हैं तो काम चल सकता है। तो हर एक एसिड के अंदर कॉमन चीज क्या हो गई? तो हर एक एसिड के अंदर कॉमन चीज हो गई कि उसके अंदर H प्लस आयन एक्वस या फिर H3O प्लस आयन एग्जिस्ट करता है, और यही हमारी आर्हेनियस की डेफिनेशन भी है। आइए हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को, तीसरे कैरेक्टरिस्टिक को। तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी एसिड के इसी जनरल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। तीसरा है हमारा दिखाइए, टू शो कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। सवाल है हमारे सामने, हमें शो करना है कि ऐसे सभी कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन हो वो सब एसिड ही हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे इस चीज को? पीछे आपको आर्हेनियस वाले सेक्शन में बताया गया है, आर्हेनियस की डेफिनेशन में, कि एसिड के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, यही हमारा सवाल भी है। अगर हम C2H5OH को ले लें तो नाम है इसका इथेनॉल, या फिर हम इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। इसके अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिर ये H प्लस आयन एक्वस का फॉर्मेशन नहीं करता। दैट मीन्स कि निश्चित रूप से ये एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन क्या है? एसिड की डेफिनेशन है कि वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देना चाहिए, लेकिन इस सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो H प्लस आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये एक एसिड नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं C6H12O6, जिसको कि हम ग्लूकोज कहते हैं, अब इस ग्लूकोज को अगर वाटर में ट्रीट किया जाए तो वाटर में ट्रीट करने के बाद ये H प्लस आयन एक्वस का फॉर्मेशन नहीं करता है, कैन नॉट फॉर्म H प्लस आयन, और जब H प्लस आयन फॉर्म नहीं कर सकता तो एसिड नहीं है। यही हमारा सवाल है कि शो करिए कि जितने भी कंपाउंड्स हो जिनमें हाइड्रोजन होगा वो सब के सब एसिड नहीं है। क्लियर है कि अगर हम एथिल अल्कोहल या फिर ग्लूकोज लेते हैं तो इनके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन एसिड नहीं है। क्यों एसिड नहीं है? तो इसलिए एसिड नहीं है क्योंकि जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, H प्लस आयन एक्वस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसलिए ये एसिड नहीं है। एसिड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दो सब्सटेंसेज व्हिच कैन फॉर्म H प्लस आयन एक्वस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स, और यहां वाटर में डिसॉल्व करने पर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बावजूद भी H प्लस आयन एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या फिर ग्लूकोज हमारा एसिड नहीं है। तो जो भी हम अभी टॉपिक्स ले रहे हैं डिस्कशन में, ये बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन एसिड की और बेस की कैरेक्टरिस्टिक को समझने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो फिर से एक बार, हर एक एसिड के अंदर H प्लस आयन होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा ही होगा। तो all acids must contain hydrogen atom, but all hydrogen containing compounds are not acid. आइए हम अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। अगला हमारा कैरेक्टर है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्या कारण है? आइए देखते हैं। रेन वाटर सिंपली
जब हमारे एटमॉस्फेयर से, क्लाउड से होते हुए हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है रेन, तो एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैसेस वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और रिएक्ट करने के कारण एसिड का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब ये एसिड जब डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, रेन वाटर के अंदर, तो फिर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और जब डिसोसिएट होगा तो निश्चित है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फिर से एक बार, रेन वाटर एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी SO2, SO3, CO, CO2, NO2, N2O3, इन सभी गैसेस से रिएक्ट कर जाता है। ये सभी गैसेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, इनसे रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद एसिड का फॉर्मेशन करता है। यही एसिड जब रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो फिर अपने आयंस में डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आइए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। रेन वाटर का मतलब H2O रिएक्ट कर जाता है हमारे, मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया, तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा H2SO4 जो कि एक एसिड है, नाम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मीन्स कि रेन वाटर नेचर में मौजूद गैसेस से रिएक्ट करके एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये एसिड जब रेन वाटर में डिसॉल्व होगा तो रेन वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे और जब अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे तो श्योरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। चूंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एसिड नहीं होता, फ्री आयंस नहीं होते, किसी भी तरीके का आयनिक पार्टिकल मौजूद नहीं होता डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, इसलिए फ्री आयंस के एब्सेंस की वजह से डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस की जरूरत पड़ती है और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ना तो फ्री आयंस है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो ये एक्सप्लेनेशन से क्लियर है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एसिड पाया जाता है और वो एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके का फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन एग्जिस्ट नहीं करता। आइए देखते हैं हम अपनी अगली कैरेक्टरिस्टिक को, अगले प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी है हमारी कि ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक but becomes acidic in water। क्या है हमारा टॉपिक? आर्हेनियस कहता है कि जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन एक्वस देगा। तो क्या H+ आयन एक्वस नहीं होगा तो वो एसिड नहीं होगा? तो जवाब है कि आर्हेनियस के अनुसार तो वो एसिड नहीं होगा। अगर H+ आयन एक्वस नहीं बनेगा तो वो एसिड नहीं है, भले ही उसके अंदर H+ हो, H+ आयन मौजूद हो, लेकिन अगर H+ आयन एक्वस नहीं है तो फिर वो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तब फिर हम उसको एसिड की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो अगर हम HCl गैस को लेबोरेटरी में फॉर्म करें और इस HCl गैस को ड्राई स्टेट में रखें और इस HCl गैस के साथ ट्रीट करें हम लिटमस पेपर को
तो लिटमस पेपर में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर ले लें तो इस ब्लू लिटमस पेपर को ये ड्राई HCl गैस कन्वर्ट नहीं करती है रेड के फॉर्म में, यानी ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर में से ब्लू लिटमस पेपर को रेड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता। यानी क्लियर है कि ड्राई HCl गैस एसिडिक नेचर का नहीं है, क्योंकि आपको एसिडिक सब्सटेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ाया गया और यह बताया गया कि जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे वो सारे के सारे ब्लू लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन चूंकि ड्राई HCl गैस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को एक्चुअली कन्वर्ट नहीं कर रहा है रेड के फॉर्म में, इसलिए ड्राई HCl गैस हमारा एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर हम इसी ड्राई HCl गैस में वाटर ड्रॉपलेट डाल दें या फिर जो हमारा लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, उस लिटमस पेपर को हम मॉइस्ट कर दें, उसे हम डिप कर दें वाटर के अंदर और फिर उस लिटमस पेपर के ऊपर पास करें HCl गैस को, तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि वाटर के एब्सेंस में ए ड्राई HCl गैस एसिड की तरह बिहेव नहीं करती है। ड्राई HCl गैस तभी एसिड की तरह बिहेव करेगी जब उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। ध्यान रखेंगे, HCl क्यों एसिड है या नहीं है। तो अगर HCl को वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये H+ आयन का फॉर्मेशन करता है एक्वस, और H+ आयन एक्वस बनेगा तो फिर ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा रेड के फॉर्म में। दैट मीन्स कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस होगा। लेकिन अगर हम HCl को बेंजीन में डिसॉल्व कर दें या HCl को हम डिसॉल्व कर दें कार्बन टेट्राक्लोराइड में या फिर HCl को डिसॉल्व कर दें हम टोलुइन के अंदर, तो आपको मैं यहां बताऊं कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टोलुइन ये सब के सब सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। अगर इनके साथ ट्रीट किया जाए तो H+ आयन और Cl- आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट कैन नॉट फॉर्म H+ आयन एंड Cl- आयन, और जब H+ आयन एक्वस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। यानी HCl गैस तभी तक एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जब तक वह H+ आयन एक्वस देगा। अगर वह H+ आयन एक्वस नहीं देता है तो फिर वो एसिड नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा टॉपिक था कि क्या वजह है कि ड्राई HCl गैस एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम वाटर के साथ उसे ट्रीट करते हैं तो फिर वो एसिडिक बिहेवियर शो करने लगता है। इसके पीछे रीजन है कि जब तक वाटर के साथ रिएक्ट ना किया जाए, HCl को ट्रीट ना किया जाए, तब तक H+ आयन एक्वस नहीं देता ड्राई HCl गैस। इसीलिए वाटर के एब्सेंस में HCl गैस एक एसिडिक सब्सटेंस नहीं है, जबकि वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन बनने के कारण, एक्वस H+ आयन बनने के कारण HCl एक एसिड बन जाता है। वाटर में जैसे ही हम HCl को डिसॉल्व करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इस HCl को उसके आयंस में डिसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। आइए देखिए कैसे डिसोसिएट करते हैं। ध्यान देंगे, दो शब्द हैं यहां, पहला है डिसोसिएशन और दूसरा है आयोनाइजेशन। दो टर्म है हमारे सामने, एक है डिसोसिएशन और दूसरा है आयोनाइजेशन। दोनों शब्दों में क्या अंतर है समझिए। डिसोसिएशन, जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम उसके आयंस में तोड़ेंगे तो प्रोसेस डिसोसिएशन कहलाएगी। जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, अगर इसे Na+ आयन और Cl- आयन में तोड़ते हैं तो प्रोसेस को डिसोसिएशन कहेंगे। लेकिन अगर हम
किसी कोवैलेंट कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ते हैं तो फिर प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहेंगे। जैसे HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं दो हिस्से में, तो प्रोसेस हमारी कहलाएगी आयोनाइजेशन। तो जब आयनिक कंपाउंड्स को तोड़ेंगे तो प्रोसेस डिसोसिएशन कहलाएगी, लेकिन अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स को तोड़ते हैं तो वो हमारा आयोनाइजेशन कहलाएगा। अब यहां आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है, ये हम अगले चैप्टर में, जो हमारा 3rd चैप्टर होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का और कार्बन एंड कंपाउंड्स का, उस 3रे और 4थे चैप्टर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसको अगर हम उसके आयंस में तोड़ते हैं तो प्रोसेस डिसोसिएशन कहलाएगा, लेकिन अगर कोवैलेंट कंपाउंड है और उसको उसके आयंस में तोड़ते हैं तो प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहेंगे। तो अगर हम वाटर ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये हमारा ऑक्सीजन एटम है और ये हमारा हाइड्रोजन एटम है। जैसे ही वाटर को ट्रीट करते हैं हम H+ आयन और Cl- आयन के साथ, तो इस पॉजिटिव आयन को हाइड्रोजन, जो हमारा नेगेटिव आयन है वाटर मॉलिक्यूल का, वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उसे चारों तरफ से एक्वायर कर लेता है। यानी H+ आयन को चारों तरफ से जो हमारा Cl- आयन है वो एक्वायर कर लेता है, जबकि हमारे Cl- आयन को, फिर से एक बार, ये हमारा H2O है, इस H2O में ये ऑक्सीजन एटम है और ये दोनों हाइड्रोजन एटम है। जैसे ही इसके अंदर HCl को डिसॉल्व करते हैं तो इसका H+ आयन को इसमें मौजूद O निगेटिव आयन चारों तरफ से एक्वायर कर लेता है, जबकि इसके Cl- आयन को इसमें मौजूद जो H+ आयन है वो एक्वायर कर लेते हैं। तो इस Cl- आयन को एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव आयन। ये हो गया हमारा H2O मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा H2O मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा H2O मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा H2O मॉलिक्यूल। इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल से Cl- आयन और H2O मॉलिक्यूल से हमारा H+ आयन सारा का सारा एक्वायर हो जाता है, कवर अप कर लिया जाता है, और इस कवर अप करने की वजह से ये H+ आयन एक्वस बनता है। और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व करने पर H+ आयन एक्वस बनेगा तो फिर वहां वो सब्सटेंस यानी HCl एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। कुल मिलाकर के ओवरऑल लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे एक लाइन में वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन एक्वस देता है HCl, इसलिए एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और वाटर के एब्सेंस में H+ आयन एक्वस नहीं बनेगा, लिटमस के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए जो HCl है हमारा वो वाटर के एब्सेंस में एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, जबकि वाटर के प्रेजेंस में एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। आइए देखते हैं हम अपना अगला सेक्शन, अगला टॉपिक है हमारा कि अगला टॉपिक होगा हमारा कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो क्या होगा। आइए लेते हैं। अगर हम डाइल्यूट करने का मतलब हो गया कि हम एसिड के अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर मान लीजिए कि कंसंट्रेटेड एसिड है और उस कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हम वाटर ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। और इस डाइल्यूशन ऑफ एसिड की वजह से हमें जो प्राप्त होगा वो होगा डाइल्यूट एसिड। और ध्यान रखना है, आपको पीछे बताया गया है कि कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि डाइल्यूट एसिड एक वीक एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। जितने भी कंसंट्रेटेड एसिड होंगे उनके अंदर
H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा और जितने भी डाइल्यूट एसिड होंगे उनके अंदर H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट एसिड में बदलते हैं, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटता है और जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा तो फिर हमारा जो एसिड होगा वो वीक एसिड में बदल जाएगा। कैसे पता करेंगे कि जो एसिड है हमारा वो वीक हो गया? तो इसके लिए हम कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं और उस रिएक्शन के बेस पर वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि कंसंट्रेटेड एसिड के कंपैरिजन में डाइल्यूट एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। फिर से एक बार, कंसंट्रेटेड जो एसिड होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसी भी डाइल्यूट एसिड की अपेक्षा। ये स्ट्रेंथ की बात हो रही है। कैसे वेरीफाई करेंगे? आइए लेते हैं। अगर हम जिंक को HCl के साथ यानी कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर बनता है हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहां जो रिएक्शन होगा वो हमारा बहुत तेज होगा, हाई होगा, यानी रेट जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो हाई होगी। हाइड्रोजन गैस जल्दी से इवॉल्व होगा और हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। दूसरी तरफ अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं इसी HCl के साथ लेकिन डाइल्यूट HCl के साथ, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वही होगा, यानी कि सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और प्लस हीट इवॉल्व होगा, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो लो होगा। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेटेड एसिड के कंपैरिजन में डाइल्यूट एसिड की जो रिएक्टिविटी होती है या फिर उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, क्योंकि उसके अंदर H प्लस आयन देने की जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर H प्लस आयंस की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर ऐड करके डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात आपको याद रखनी है और वो ये कि अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमेशा जो प्रोसेस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी तो प्रोसेस को करने के लिए हमें अटमोस्ट केयरफुल होना पड़ेगा। यानी जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, इसलिए ध्यान से जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो ध्यान से डाइल्यूट करेंगे। कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, एक्सोथर्मिक होता है, बहुत तेज हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट की वजह से टेस्ट ट्यूब डैमेज हो सकता है। जिस कंटेनर में हमने रखा है वो कंटेनर डैमेज हो सकता है, उससे हमें बर्न हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। इसलिए जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो वाटर के अंदर एसिड को ड्रॉप वाइज नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब के किनारे से एकदम जो साइड है इस साइड से हम एसिड को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यानी ये हो गया हमारा वाटर। इस वाटर के अंदर अगर हमें एसिड ऐड करना है तो हम इस किनारे से धीरे धीरे ऐड करते हैं और फिर ऐड करने के बाद वेट करते हैं ताकि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कारण हीट प्रोड्यूस हुई है वो हीट थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहां जो डाइल्यूशन की प्रोसेस है कुल मिलाकर के ये डाइल्यूशन की प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हमेशा हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड करेंगे, ना कि एसिड के अंदर वाटर को ऐड करेंगे। यह बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी एसिड को डाइल्यूट करते समय, प्रोसेस चूंकि एक्सोथर्मिक होती है इसलिए एसिड को डाइल्यूट करते समय हमेशा हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे, एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने की वजह से हमें डैमेज कर सकता है, हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है, हमारे दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर के डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, देयरफॉर
therefore for the dilution of acids we add acid into water and not water into acid. तो ये था हमारा एसिड से रिलेटेड कुछ टिपिकल टर्म्स या टिपिकल रिलेशंस जिनको आपको समझना था. एक लास्ट टॉपिक हम लेंगे एसिड से रिलेटेड और फिर हम लोग बेस के ऊपर डिस्कशन अपना ले चलेंगे. लास्ट टॉपिक है हमारा एक्वारेजिया. एक्वारेजिया क्या होता है ये समझते हैं. एक्वारेजिया एक्चुअली दो एसिड्स का एक मिक्सचर होता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है. इक्विमोलर की बजाय हम कहेंगे यहां कि मोलर मिक्सचर होता है, जहां रेशियो दोनों सब्सटेंसेस का 1:3 का होता है. अगर हम HCl को HNO3 के साथ 1:3 के में मिक्स करते हैं तो इस मिक्सचर को हम एक्वारेजिया कहेंगे. ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है कि अगर हम इसके अंदर नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड या प्लैटिनम को डिसॉल्व करें तो ये आसानी से उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक मेटल को एक्वारेजिया के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं. कुछ मेटल्स और नोबल मेटल्स को हम एक्वारेजिया के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं. आपने पढ़ा है कि एसिड जनरली जो हमारे क्या कहते हैं कि नोबल मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता. फिर से हमारा नोबल मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हमारा एक्वारेजिया रिएक्ट कर जाता है हमारे नोबल मेटल्स, साथ ही साथ हमारे जो दूसरे मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड या प्लैटिनम उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. कहने का मतलब कि एक्वारेजिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है जो अपने अंदर डिफरेंट मेटल्स को भी डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है. इसको प्रिपेयर करने के लिए हम HCl और HNO3 का 1:3 के फॉर्म में मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं. तो ये था हमारा एसिड से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ टॉपिक्स. केवल एक टॉपिक और बचा हुआ है, एसिड का यूज. तो एसिड का यूज हम लोग बेस के यूज के साथ मिक्सअप करके पढ़ लेंगे. फिलहाल हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. अगला सेक्शन है हमारा बेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स. एसिड की ही तरह बेस से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं उनमें पहला यह है कि बेसेस के अंदर कॉमन चीज क्या है. तो जिस तरीके से हमारा एसिड के अंदर कॉमन चीज था H+ आयन एक्वस, उसी तरीके से हर एक बेस के अंदर कॉमन है हमारा OH- आयन एक्वस. यानी अगर कोई बेस है और उसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन दैट मींस कि OH- आयन का फॉर्मेशन करता है. तो जितने भी सब्सटेंसेस OH- आयन का फॉर्मेशन करेंगे, OH- आयन एक्वस का फॉर्मेशन करेंगे, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस बेस होंगे. तो पहला हमारा जो टॉपिक है कि बेसेस के अंदर कॉमन चीज क्या है, तो कॉमन चीज है हाइड्रोक्साइड आयन. सभी बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा. दूसरा चीज है हमारा कि एल्कली और बेस के अंदर क्या डिफरेंस है. तो आपको पीछे पढ़ाया गया है कि एल्कली का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, ऐसा कोई बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक पोटास भी कहेंगे. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये बेस तो है ही, साथ ही साथ एल्कली भी है. यानी वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा वो एल्कली भी है. एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बेस वाटर में डिसॉल्व होगा. यानी ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली. हर बेस एल्कली हो ये जरूरी नहीं है. दैट मीन्स कि हर बेस वाटर में डिसॉल्व हो ये जरूरी नहीं है. लेकिन एक चीज जरूरी है, क्या कि ऑल एल्कलीज आर बेस. हर एक एल्कली बेस होगा इतना कंफर्म है, लेकिन हर बेस एल्कली हो यह जरूरी नहीं है. तो हमारा दूसरा टॉपिक था कि एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है. तो एल्कली बेस ही है, बस वाटर सॉल्युबल बेस है. तो ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली. एग्जाम्पल एल्कली का ले सकते हैं हम क्या, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हमारे एल्कलीज के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. अगला हमारा टॉपिक रिलेटेड है बेस का, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है डाइल्यूशन.
तो फिर से मैं बात करूंगा कि अगर हम बेस को भी डाइल्यूट करते हैं, बेस को अगर डाइल्यूट किया जाए, वाटर ऐड किया जाए, तो प्रोसेस को डाइल्यूशन कहेंगे। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होता है। इसलिए जब भी हम बेस को डाइल्यूट करेंगे तो हमेशा हम बेस को ऐड करते हैं वाटर के अंदर। वी ऐड बेस इन वाटर, नॉट वाटर इन बेस। हमेशा बेस को ऐड किया जाएगा वाटर के अंदर, वाटर को बेस के अंदर ऐड नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम टेस्ट ट्यूब के किनारे से होकर के ऐड करेंगे बेस को वाटर के अंदर। चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसलिए अटमोस्ट केयरिंग जरूरी है जब भी हम इसे डाइल्यूट करेंगे। एसिड की ही तरह अगर हम इसे डाइल्यूट करते हैं तो फिर इसकी स्ट्रेंथ घटती है, इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन घटता है, यानी कंसंट्रेटेड बेस की अपेक्षा डाइल्यूट बेस वीक बेस की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। अगला टॉपिक अगर ले लिया जाए इसी से रिलेटेड, तो वो है हमारा दो और छोटे टर्म्स हैं, लास्ट टर्म्स। बहुत लंबा हो रहा है ये लेक्चर, इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं हम करेंगे। दो और टर्म लेंगे, डेलिक्विसेंस एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर। दो टर्म है हमारे सामने, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसेंस। डेलिक्विसेंट का मतलब कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा, यानी हमारे दो बेसेस हैं। एक है हमारा कास्टिक सोडा जिसको कि हम NaOH कहते हैं, और दूसरा है हमारा कास्टिक पोटास जिसको कि हम KOH कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए तो एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर से इतना ज्यादा मॉइस्चर गेन कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस एयर में मौजूद मॉइस्चर से रिएक्ट करके अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर कर ले तो इस नेचर को डेलिक्विसेंट नेचर कहते हैं, और उस सब्सटेंस को डेलिक्विसेंट सब्सटेंस कहेंगे। यानी कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के साथ ये अपना एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो डेलिक्विसेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के साथ अपना एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर ले। लेकिन अगर लिटिल अमाउंट में वाटर गेन कर ले तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन करता है, लिटिल मॉइस्चर गेन करता है, तो इस नेचर को कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ज्यादा मात्रा में वाटर गेन करेगा तो डेलिक्विसेंट कहेंगे, और अगर थोड़ी मात्रा में मॉइस्चर को गेन करेगा तो उसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहेंगे। बेसेस जनरली डेलिक्विसेंट नेचर के होंगे, जबकि सॉल्ट जनरली हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होंगे। तो यह था हमारा हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट में डिफरेंस। लास्ट हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। आइए देखते हैं। एसिड और बेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है फर्टिलाइजर बनाने में। फर्टिलाइजर बनाने में एसिड का भी यूज होगा, बेस का भी यूज होगा। कुछ एसिड्स ऐसे होंगे जिनका पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। उसी तरीके से सिल्क इंडस्ट्री में सिंथेटिक सिल्क बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में बेसेस का यूज होता है, सोप बनाने में बेस का यूज होता है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव बनाने में एसिड्स का यूज होता है। कुल मिला करके बहुत सारे यूजेस हैं। यूजेस आप खुद भी ढूंढ करके पढ़ सकते हैं, आप उन्हें देखिए, आप उन्हें पढ़िए। जनरल यूजेस जो थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। कॉमन यूज क्या है? कॉमन यूज है आपका फर्टिलाइजर बनाने में। अलग अलग यूजेस क्या हैं? तो एसिड का यूज कर सकते हैं हम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, पेपर इंडस्ट्री में, क्लॉथ इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, मेडिसिन का फॉर्मेशन करने में। इसके अलावा मेडिसिन के फॉर्मेशन में बेस का भी यूज़ किया जा सकता है। बेस का यूज़ जो है वो सिल्क इंडस्ट्री में कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव के फॉर्मेशन में भी हम, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम बेस का यूज़ कर सकते हैं। TNT
ट्राइनाइट्रोटोलुइन कहते हैं हम, जिसको TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये एक एक्सप्लोसिव है। इस एक्सप्लोसिव का फॉर्मेशन करने के लिए बेस का यूज किया जाता है। तो बेस का और एसिड का डिफरेंट फील्ड में यूज है और उसके बेसिस पर हम बेसिस को कई क्लासेस में कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एसिड और बेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर। लेक्चर को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, जो न आए कमेंट बॉक्स में लिख मारिए। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो जो लेक्चर में डिस्कस ना की गई हो, उन बातों को भी आप अलग से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, जिसको pH वैल्यू कहते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।